नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं को रोगों से बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। मिट्टी के सौरीकरण से होगा कीड़े और बीमारियों का नाश। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई पशुपालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं और जैसा कि बरसात के मौसम में पशुओं में विभिन्न प्रकार के घातक रोगों का प्रकोप होता है, जिनकी चपेट में आने से पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और कभी कभी तो इन रोगों की वजह से पशुओं की मौत तक हो जाती है। इसलिए बारिश के पूर्व ही पशुओं को इन रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण कराना जरूरी होता है। तो चलिए पशुओं के टीकाकरण पर जानकारी लेते हैं जिला मधुबनी के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष से। किसी भी बीमारी से निपटने के लिए टीकाकरण सबसे आसान एवं सस्ता उपाय है। टीकाकरण कर हम संभावित बीमारी को काफ़ी पहले टाल सकते हैं। गायों में गाय प्रजाति और भैंस प्रजाति में होने वाले मुख्य बीमारियों का टीकाकरण हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। खुरपका मुंहपका रोग मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूकर जाति के पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग है। छोटी उम्र के पशुओं में यह रोग जानलेवा भी हो सकता है। संकर नस्ल के पशुओं में यह रोग अत्यंत तीव्रता के साथ फैलता है। इस रोग का फैलाव पशुपालन को अत्यधिक आर्थिक हानि पहुंचाता है। इस रोग से प्रभावित पशुओं में बुखार होने के बाद उनके मुंह और जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण मुंह से लार टपकता है और पशु खाना पीना बंद कर देता है, जिस कारण पशु का स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है FMD, फूट एंड माउथ डिजीज, जिसको हम लोग हिंदी में मुंह पका एवं खुरहा रोग कहते हैं। इसके लिए टीकाकरण 4 महीने की बछिया या 4 महीने से ऊपर के बाछा बछिया को कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग पहला बूस्टर 6 महीने पे देते हैं और उसके बाद एनुअली मतलब वर्ष में एक बार इसका बूस्टर डोज करते हैं। सामान्यतः इसको हम लोग मानसून के शुरू में करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण टीकाकरण है वो HS एंड BQ है, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया एंड ब्लैक क्वार्टर, जिसको हम लोग कंचनजंघा रोग या लंगड़ी बुखार भी कहते हैं। और इसका टीकाकरण 6 महीने की बछिया को हम लोग या बाछा बछिया को कर सकते हैं, 6 महीने से ऊपर को, और इसको भी हम लोग सालाना रिपीट करते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण टीकाकरण है वो ब्रुसलोसिस का टीकाकरण है। और ये ब्रुसलोसिस बीमारी जो कि एक तरह से बाझपन लाता है या मादा पशुओं में एबॉर्शन कराता है बार बार, इससे बचने के लिए ब्रुसलोसिस का टीकाकरण केवल मादा बाछी और पाड़ी को करते हैं और जिसका समय होता है 4 से 8 महीने के मादा, पाड़ी या बाछी को करते हैं और वो जीवन में एक ही बार होता है। इसका कोई बूस्टर डोज लगाने की जरूरत नहीं होती है। लंगड़ी बुखार मुख्यतः गाय, भैंसों में पाए जाने वाला विषाणु जनित रोग है, जिसमें भारी भरकम शरीर वाले पशु के कंधे या पुट्ठे की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होती है, जिसके कारण पशु लंगड़ाने लगते हैं। सूजन वाली जगह को दबाने पर चरचराहट की आवाज आती है। लंगड़ी बुखार सामान्यतः कम आयु के गोवंशीय पशुओं का रोग है। वर्षा के मौसम में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है और इसमें मृत्यु दर बहुत ही अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए साल में एक बार बरसात से पहले छोटे और बड़े पशुओं को टीकाकरण चमड़ी के नीचे अवश्य लगवानी चाहिए। आगे हम लोग बकरी के बारे में कहते हैं, जो कि हमारा मेन कई किसानों का, गरीब किसानों का गाय है, उसका भी टीकाकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम लोग पहला टीकाकरण जिस तरह से, चूँकि बकरी भी एक तरह से कह सकते हैं आप खुर वाली पशु है, जिस तरह से गाय हमारा खुर वाला पशु, इस तरह बकरी भी खुर वाला पशु है। तो बकरी में भी FMD का टीकाकरण हम लोग करते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज, मुंहपका एवं खुरहा मुंहपका का टीकाकरण, जो कि बकरियों में भी हम लोग 4 महीने के समय पे करते हैं, 4 महीने की उम्र में करते हैं। अंतर सिर्फ डोज का होता है। दूसरा HS एंड BQ, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया एंड ब्लैक क्वार्टर, उसका टीकाकरण बकरी में भी करते हैं और ठीक जिस गाय की तरह इसको भी 6 महीना के बकरी को करते हैं।
तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी बकरियों में है PPR की बीमारी, जिसमें आप देखते हैं कि नाक से सर्दी होता है और काफ़ी पतला पैखाना होता है और बकरियों के बचने की संभावना काफ़ी कम होती है अगर बीमारी ज़्यादा पकड़ ले तो। PPR यह रोग भेड़ और बकरियों का बहुत ही खतरनाक रोग है। इससे बचाव के लिए पहला टीका 4 महीने की उम्र में और पुनः टीकाकरण 3 वर्ष की उम्र में करनी चाहिए। इसकी मात्रा 1 मिलीलीटर चमड़ी के नीचे दी जानी चाहिए। यह टीका मानसून के पहले लगवा लेना चाहिए। बकरी में एक और इम्पोर्टेंट है, वो इंटेरोटॉक्सीमिया होता है, वो डिजीज, इसका टीका हम लोग करते हैं। अगर बकरी की माँ को, बच्चे की माँ को टीका नहीं लगा है तो बच्चे को 1 सप्ताह में के होने पे इंटेरोटॉक्सीमिया का टीका लगाएंगे। अगर बकरे के बच्चे की माँ को टीका लगा हुआ है तो 4 महीना में हम लोग इंटेरोटॉक्सीमिया का टीका लगाएंगे। इसके अलावा गोट पॉक्स, जिस तरह से चेचक होता है, चेचक का टीका भी बकरियों में लगता है और वो भी 4 से 5 महीना पे लगाते हैं। पशुओं में टीकाकरण से पहले बरतने वाली सावधानियां। टीकाकरण से 2 हफ्ते पहले पशु को पशु चिकित्सक की सलाह से कृमिनाशक दवा अवश्य देनी चाहिए। बीमार पशु का टीकाकरण ना करवाएं। ध्यान रहे, टीकाकरण से पहले पशु स्वस्थ एवं तनाव रहित होना चाहिए, अतः उसे संतुलित आहार एवं आरामदायक आवास में रखना चाहिए। अगर टीका पशुपालक अपने स्तर पर लाता है तो टीके का संरक्षण उचित तापमान पर अवश्य करना चाहिए ताकि टीका खराब न हो। टीकाकरण करवाते समय पशु को अच्छी तरह से काबू में कर लेना चाहिए ताकि टीका सही जगह, उचित मात्रा में, उचित मार्ग से पशु को बिना क्षति पहुंचाए लगाया जा सके। ये किसी भी जानवर को वैक्सीनेशन के पहले 15 दिन या 1 महीना पहले उसको कृमिनाशक दवाई जरूर दे देना चाहिए, जिससे उसके शरीर में वर्म लोड घट जाए और टीका जो है कि प्रभावशाली रहे। वो उसके पहले जरूर अपने निकटतम जो है कि पशु चिकित्सा पदाधिकारी से मिले और सभी वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसी भी फसल से अच्छी उपज के लिए सबसे जरूरी है कि मिट्टी का उपजाऊ और स्वस्थ होना, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि किसान मिट्टी में लगातार खेती करते रहते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की कीट और फफूंद मिट्टी में पनपने लगते हैं। और जैसे ही किसान नई फसल की बोनी करते हैं, ये दोनों ही फसल को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए मिट्टी को भी उपचारित करना जरूरी है। इसके लिए किसान इस समय मिट्टी का सौरीकरण कर सकते हैं। तो क्या है सौरीकरण की प्रक्रिया और इसे कैसे करना है, बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार। आज का समय है कि हम ये सोच रहे हैं कि पर यूनिट हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे आए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी वर्तमान काल में कि केमिकल खेती, जो रासायनिक खेती था, इससे हमारा खेत में थोड़ा सा निगेटिव जो प्रभाव आया है, उसको कैसे हम लोग मीट करें। इसी दौड़ में एक और चीज़ हम सोच सकते हैं कि सॉइल सोलोनाइजेशन, मतलब यह है कि सूरज के रोशनी को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज कर सके, उसकी गर्मी को कैसे यूज कर सके, क्योंकि इसमें एक पैसे का कोई खर्च हमारे फार्मर्स को, हमारे किसान भाइयों को नहीं आएगा। मृदा जनित रोग, खरपतवार और कीट के लिए प्रभावी नियंत्रण किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती है। मृदा में रसायनों का एक सीमा से अधिक प्रयोग करना मिट्टी की भौतिक दशा को खराब करता है। साथ ही इसका दुष्प्रभाव मानव और पशुओं पर भी काफी पाया गया है। ऐसे में मिट्टी का सौरीकरण करके काफी हद तक इन हानिकारक गतिविधियों को कम कर सकते हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि अगर आप सॉइल को धूप में ओपन रखिएगा, उसका खास मतलब ये रहता था कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो धूप की गर्मी से वो हमारा मर जाएं। अपने देश में आमतौर पर मई जून माह में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इन महीनों के तापक्रम का लाभ उठाते हुए किसान मृदा सौरीकरण की तकनीक अपना सकते हैं। इस विधि में सूर्य के ताप के द्वारा कीटों के अंडे, रोगाणुओं और खरपतवारों के बीजों को नष्ट किया जाता है।
ये विधि काफी सस्ती और प्रभावी है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य को अच्छा करने और पादपों पर जरूरी खनिज तत्व उपलब्ध कराने में भी मददगार है। ये जो सॉइल सोलोनाइजेशन है, इसके लिए सबसे पहला टेक्निक है कि हम सॉइल को धूप के कांटेक्ट में लाते हैं। इसके लिए हम लोग समर प्लाइंग करेंगे। आप देखे होंगे कि जब समर प्लाइंग होता है तो उसके पीछे बहुत सारे पक्षी वगैरह आ जाते हैं और कीड़े को चुनना शुरू करते हैं। इट मीन्स कि सॉइल के अंदर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि धूप अंदर जाएगा, हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, और दूसरा है कि आपका जो घास पात का जो वीट का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। कि जैसे थर्मल टेम्परेचर अगर सॉइल में हमारा इंक्रीज कर जाए, जिसके लिए हम लोग मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग में हम लोग एक ऊपर से कवर देते हैं। ये प्लास्टिक मल्चिंग भी हो सकता है। प्लास्टिक मल्चिंग में आपको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज करना है और उसके बाद आप कोई क्रॉप का रेसिड्यू आप डाल सकते हैं। इससे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिससे सॉइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। मृदा सौरीकरण के अंतर्गत पतली पारदर्शी प्लास्टिक चादर, जो कि लगभग 0.05 mm या 20 से 25 माइक्रोमीटर की होती है, का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही ये काली पॉलिथीन सीट की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है। सौर ऊष्मा के अधिकतम शोषण तथा मृदा के तापमान में अधिकतम वृद्धि के लिए पॉलिथीन को इस तरह से बिछाना चाहिए कि जमीन से बिल्कुल चिपकी रहे और उसके नीचे कम से कम हवा रहे। इसके लिए पॉलिथीन को बिछाकर चारों ओर मिट्टी से पॉलिथीन को अच्छी तरह से दबा दें, जिससे सौर ऊष्मा का अधिक शोषण एवं मृदा के तापमान में अधिक वृद्धि हो सके। इस प्रक्रिया में सूर्य की किरणों का कुछ हिस्सा पारदर्शी पॉलिथीन से प्रेषित होकर मृदा की सतह पर अवशोषित हो जाता है और संरक्षित तापमान में परावर्तित हो जाता है। प्लास्टिक पानी के वाष्पीकरण को मृदा से वातावरण में जाने से रोकता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हो जाता है। ये भूमि के तापमान में वृद्धि करता है। इसलिए ये बहुत ही लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। आप लोग सभी जानते हैं कि सूरज के किरण में अल्ट्रावायोलेट रे रहता है, जो कि बहुत सारे कीड़ों को, जो हार्मफुल कीड़े हैं, उनको यह किल करता है, मार देता है और हमारे क्रॉप को, हमारे फसल को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारा उपज दिनों दिन बढ़ते चला जाता है। इसके लिए 4 से 6 हफ्तों के लिए मृदा को प्लास्टिक चादर से ढक दिया जाता है। मृदा सौरीकरण के दौरान मृदा का तापमान 35 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह मृदा प्रकार, मृदा गहराई, ऋतु, स्थान एवं अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में मृदा के अस्थिर यौगिकों में परिवर्तन होता है। मृदा सौरीकरण कई मुख्य रोग कारक, कवकों, फ्यूजेरियम, जीवाणुओं आदि को नष्ट करने में काफी कारगर पाई गई है। यह बहुत से निमोटोड के प्रति भी काफी प्रभावकारी पाई गई है। सौरीकरण की प्रक्रिया के आरंभ में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आती है, परंतु काफी तेजी से इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। पादप पोषक तत्वों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ लाभदायक जीवाणुओं में भी बढ़ोतरी होती है। तीव्र गर्मी वाले महीनों में जब खेत में कोई फसल नहीं हो, सूर्यकरण करना तथा अधिक से अधिक समय तक पॉलिथीन बिछाकर रखने से इस तकनीक की सफलता में वृद्धि होती है। शोध अध्ययनों के आधार पर पाया गया है कि दक्षिण भाग में अप्रैल से मई तथा उत्तरी भाग में मई से जून माह के दौरान मृदा सौरीकरण करना अति उत्तम होगा, क्योंकि उन महीनों में वायुमंडलीय तापमान अधिक और आसमान साफ रहता है। ये पहला है सोलोनाइजेशन। दूसरा है कि अगर आप खड़ी फसल में सोलोनाइजेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक टेक्निक है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट एक मल्चिंग करते हैं, तो वो बहुत सारे हमारे सॉइल का जो क्वालिटी है, उसका जो फिजिकल क्वालिटी है, जो हमारा केमिकल क्वालिटी है, जो हमारा बायोलॉजिकल क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करता है। ये सब का इंटीग्रेटेड रूप में, एक सांकेतिक रूप में हमारे फसल पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारे पौधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारा पौधे स्वस्थ रहेंगे और हमारे पौधों का उपज ज़्यादा होगा।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची झारखंड द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला रांची और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। भारत मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह में मानसूनी वर्षा प्रारंभ होने की संभावना है। अतः जो किसान भाई अभी तक अपने खेतों की तैयारी नहीं कर पाए हैं वे मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर खेत की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें। किसान भाई विशेषकर ऊपरी खेतों को प्राथमिकता देते हुए जोत कर तैयार रखें ताकि विभिन्न फसलों की बुआई समय पर की जा सके। जो किसान भाई खेतों में देसी खाद का व्यवहार करना चाहते हैं और अगर खेत पहले से जुता हुआ हो तो खाद को पूरे खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिला दें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप अधिक हो उन खेतों में अंतिम तैयारी के समय नीम या करंज की खली मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। खरीफ फसल की समय पर बुआई के लिए आवश्यकता अनुसार उत्तम बीज को उपचारित करने के लिए फफूंदी नाशक दवा, खाद एवं उर्वरक आदि की व्यवस्था कर लें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा हो वे धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज स्थली तैयार कर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर क्रमशः 3-4 किस्तों में बीज बोएं। निचली जमीन में रोपा के लिए लंबी अवधि वाले किस्मों का चुनाव दोनों एक खेत के लिए और मध्यम अवधि वाले किस्मों का चुनाव 2 खेतों के लिए करें। अरहर की उन्नत किस्मों में बिरसा अरहर 1, बहार, उपास, IPS 203 आदि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उड़द की उन्नत किस्मों में बिरसा उड़द 1, WBU 109, पंत U31 आदि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ज्वार की उन्नत किस्मों में CSB 1616, CSV 17, CSH 16 आदि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। ज्वार की खेती करने से पशुओं के लिए भरपूर हरा चारा भी उपलब्ध होगा। मड़ुआ की उन्नत किस्मों में A404, बिरसा मड़ुआ 2, बिरसा मड़ुआ 3, GPU 28, GPU 67, BL 149 आदि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। सोयाबीन की उन्नत किस्मों में बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सफेद सोयाबीन 2, RAUS 5, RKS 18 आदि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। धान की सीधी बुआई के लिए कम समय में तैयार होने वाली किस्मों जैसे बिरसा विकास धान 110, बिरसा विकास धान 111, वंदना, ललाट, सहभागी, IR 64 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। फसल में खरपतवार नियंत्रित रखने के लिए बुआई के 2 से 3 दिनों बाद खरपतवार नाशी दवा प्रेटिला क्लोर का छिड़काव 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से करें। मकई की मध्यम अवधि वाली किस्मों में PMH 3, मालवीय संकर मक्का, BAU MH 3, स्वान कंपोजिट 1, HQPM 1, विनय आदि में से किसी एक किस्म का चुनाव सिर्फ हरा भुट्टा की खेती के लिए करें। और कम अवधि वाली किस्मों में जैसे बिरसा मकई 1, बिरसा विकास मकई 2, प्रिया, BAU MH 5, विवेक संकर मक्का आदि का चुनाव दाना के लिए करें। फसल में खरपतवार नियंत्रित रखने के लिए बुआई के 2 से 3 दिनों बाद खरपतवार नाशी दवा एट्राजिन का छिड़काव 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करें। मूंगफली की उन्नत किस्मों में गिरनार 3, बिरसा मूंगफली 3, बिरसा मूंगफली 4, बिरसा बोल्ड में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लखनपुर जिला कटिहार के कृषक कमल रंजन ने। ये वर्षा जल संरक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो कमल रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पानी सबके लिए जरूरी है। पानी नहीं तो कोई प्राणी नहीं। पानी प्रकृति की एक अनमोल देन है जो सभी प्राणियों को जीवन देता है। इसका सबसे बड़ा संग्रह भूमि है और यह संग्रह वर्षा से भूमि में पहुंचता है। लेकिन आज मनुष्य के कुप्रबंधनों के चलते वर्षा का पानी बहकर नदी नालों से होते हुए समुद्र में चला जाता है और आजकल वर्षा भी कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम हो रही है। ऐसे में इस पानी को नहीं सहेजेंगे तो भूमि का जलस्तर बहुत नीचे चला जाएगा और सिंचाई या पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। इसलिए जितना पानी भूमि से निकालिए उससे भी अधिक संचय करने की जरूरत है। वर्षा जल संचयन के बहुत से तरीके हैं जिसमें से आज कुएं और नलकूपों के रिचार्ज की बात करेंगे। आइए पहले कुओं के रिचार्ज की तकनीक जानते हैं। कुआं से 10 फीट की दूरी पर 2 अलग अलग गड्ढे बना लेते हैं। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 10 फीट रखते हैं। गड्ढा बनाने के बाद गड्ढे के तल पर 4 इंच चौड़ा पाइप लगाकर कुएं से जोड़ देते हैं। इस गड्ढे के तल में 2.5 फीट तक मोटे पत्थर, 2.5 फीट की दूसरी परत में छोटे पत्थर और अंत में रेत भरते हैं। इसी गड्ढे से 3 फीट दूरी पर दूसरा गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई 10 फीट रखते हैं और गहराई 3 फीट रखते हैं। इसके तल पर मोटे पत्थर 2 फीट रखते हैं और इन दोनों गड्ढों को 4 इंच की पाइप द्वारा जोड़ देते हैं। वर्षा का पानी पहले 3 फीट गहराई वाले गड्ढे में जाता है और इस पानी के साथ जो भी कचरा या गंदगी बहकर आती है इसी गड्ढे में रह जाता है और फिल्टर होने के बाद 10 फीट गहरा वाले गड्ढे में जाता है। इस गड्ढे से पानी अच्छी तरह से फिल्टर होकर कुएं में चला जाता है। बता दें कि इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में 5 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है। आइए अब नलकूप यानी ट्यूबवेल रिचार्ज की तकनीक समझते हैं। नलकूप के चारों ओर 2 गुणा 2 मीटर आकार का गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद गड्ढे की ऊंचाई तक जो मुख्य पाइप होता है उस पर 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पाइप के चारों तरफ 4 से 5 मिलीमीटर आकार के छेद करने वाली मशीन से छेद बना देते हैं। फिर उस पर नारियल की रस्सी बांध देते हैं, साथ ही उसके ऊपर बारीक जाली भी बांध देते हैं। अब गड्ढे में पहले मोटे पत्थर, उसके ऊपर छोटे पत्थर, उसके ऊपर बजरी और अंत में बारीक रेत डालते हैं और ऊपर लगभग 1 फीट तक खाली रखते हैं। इस तरह से इस गड्ढे को भर दिया जाता है। इसमें वर्षा का पानी आएगा, वह इसमें छनकर पाइप से नलकूप में चला जाएगा। तो आप जागरूक बनिए और आपके एरिया में अगर भूमि का जलस्तर नीचे आ रहा हो तो इन तकनीकों को जरूर अपनाइए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों,
कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।